गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे हमने बात की थी अनुसंधान के तत्वों पर, आज का टॉपिक है अनुसंधान के प्रकार, जिस पर मेरे विभिन्न बिंदु हैं। पहला है साहित्यिक शोध, दूसरा है मानविकी शोध, तीसरा है वैज्ञानिक शोध। फिर हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को हम किन किन प्रकारों के माध्यम से और उसके साहित्य को हम विभिन्न प्रकारों के माध्यम से हम अपने विषय को रखते हुए और उसके प्रकारों को हम समझा सकते हैं। तो वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान, भावानुसंधान, विचारानुसंधान, प्रवृत्तिमूलक अनुसंधान, कला अनुसंधान और भाषा अनुसंधान, ये हमारे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर मैं आज अपने विचार आपको बताने जा रही हूँ। तो अनुसंधान के क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। साहित्य का अनुसंधान सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान से अलग नहीं होता है, क्योंकि उसके रचनागत परिवेश में केवल विवरणात्मक भाषा का प्रयोग ही नहीं, सृजनात्मक संवेदना का भी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की विवेचना हम करते हैं। तो शोध में ये जो तीन बिंदु हैं जो प्रस्तुत की गई है। साहित्यिक शोध क्या होता है? साहित्यिक शोध होता है कि साहित्य शोध में किसी भी भाषा के साहित्य और साहित्य की भाषा पर अनुसंधान किया जाता है। तो सेकंड आता है फिर मानविकी शोध। मानविकी शोध क्या होता है? मानविकी शोध में कि हम समाज विज्ञान और जो हमारे समस्त आसपास जो घटित होती है उस पर हम शोध करते हैं, जिसमें साहित्य के अलावा कला के सभी विषयों को भी हम साथ में रखकर हम अपने शोध के और उसमें सर्वेक्षण भी करके हम अपने अत्यंत महत्व पर पूछते हैं। थर्ड आता है हमारा वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक शोध होता है कि उसको हम बोल सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध भी हम कहते हैं, कि हम जिस प्रकार से देखते हैं कि विषय का निश्चय और उसके संबंध में नए प्रयोग अनुसंधान वैज्ञानिक रूप को प्रदान करते हैं। इस कारण से वैज्ञानिक प्रणाली अनेक प्रकार के शोध में अनिवार्य है। वैज्ञानिक निरीक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है। साहित्यिक शोध भी इस वैज्ञानिक प्रणाली को स्वीकार किए बिना असंभव नहीं हो सकती है। आज हिंदी आलोचनाओं में बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से हम विभिन्न प्रकार के नए नए आयामों के तरीके से हम अनुसंधान करते जा रहे हैं। पर हम फिर देखते हैं कि साहित्यिक अनुसंधान क्या है। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने, जैसे कि बहुत सारे ज्ञान से अर्जित हमारे काव्य, शास्त्र और इतिहास, पुराण की जो चीज़ें हमें दे गई हैं, उसी के आधार पर आज उसी के हम अपने सहायक ग्रंथ के रूप में हम उस पर आज हम शोध करते चले जाते हैं। तो उसके माध्यम से हम साहित्यिक विषय में साहित्यिक अनुसंधान भी होता है कि काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र का अध्ययन करना, इतिहास का ज्ञान दोनों आवश्यक है। इस प्रकार से हम शास्त्र और इतिहास काव्य के परिवेश में हम व्यक्ति की चेतना और उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि साहित्यिक अनुसंधान में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम तीन प्रकार के साहित्यिक अनुसंधान में हमें तीन प्रकार का और अनुसंधान को हम विभाजित करते हैं। उसका पहला पॉइंट आता है कि शुद्ध साहित्य अन्वेषण, जिसमें हम जो हमारा जो पुरातन जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ और वो सब जो वो हमारे सहायक ग्रंथ है, वो क्या है, एक शुद्ध साहित्य हमारा ग्रंथ रहता है, जिस पर हम अपने विचार विमर्श करके हम अपने विचारों को रखते हैं। दूसरा आता है हमारा शास्त्र परक साहित्य अन्वेषण, कि हम शास्त्रों को लेकर उसमें नवीन आज ऐतिहासिक रूप में और क्या उसमें शुद्धियाँ आई हैं, तो वह उस चीज़ों को हम लेकर उसमें नवीन विचार रखते हैं। फिर ऐतिहासिक तथ्य परक साहित्यिक होता है कि जो हमारे इतिहास में घटित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर क्या प्रमुख स्थान रखती है। तो शुद्ध साहित्य की प्रतिमाओं के रूप में हमारे साहित्यिक रूप में हमें ये तीन चीज़ें हमें उपलब्ध होती है, जिसके आधार पर हम अनुसंधान करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं का प्रयोग किए जाते हैं। तो उस साहित्य में हम उस विषय वस्तु, भाव, विचार, शिल्प और भाषा के आधार पर हम अन्वेषण करते हैं। इसके अंतर्गत अनेक मापदंड भी होते हैं जो साहित्य के साहित्यकारों के प्रतिमानों के साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले देखते हैं कि उसमें वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान क्या होता है, कि वस्तु क्या होता है, कि किसी भी रचना में विशेषकर गद्य रचना जिसका संबंध कथा
साहित्य नाटक या महाकाव्य से हो सकता है, तो वस्तु तत्व की विशेषता को उसमें बताया जाता है। जब कोई शोध ग्रंथ वस्तु तत्व को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रणाली तैयार की जाती है, वस्तु का आकलन किया जाता है और फिर उस पर हम आंतरिक भाग क्या है और उस तथ्यों को एकत्रित करके हम अपनी विश्वसनीयता को हम निर्धारित करते हैं और उस पर हम अपनी कल्पनाओं को भी आधार बनाकर शोध कार्य संभव हम कर सकते हैं। पर कहीं कहीं पर यह हमारी कल्पनाएं हावी भी होती है, तो हमें हर जगह हमें अपने अनुसंधान में कल्पनाओं का सहारा भी नहीं लेना है। जो हमें सटीक और सही चीज़ें हमें जो उपलब्ध हो रही है उसे ही हमें प्रमाणित रूप में हम इसको ही अपने शोध का विषय बनाएं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भावानुसंधान क्या है। तो भावानुसंधान मतलब ये है कि भाव की अभिव्यक्ति, कि जिस पर कोई साहित्यकार जो साहित्य का सृजन करता है उसका मूल आधार क्या होता है कि उसकी अनुभूति, जिसका संबंध होता है भाव से होता है, कि किसी भी विषय के भाव का विश्लेषण करना तब उस कृति के भाव को व्यक्त करना होता है। जैसे कि उसमें हो सकता है कि एक शास्त्रीय या आधुनिक पक्ष को हम सामने रख सकते हैं, और जैसे हमारे अगर हम अपने पाश्चात्य विद्वानों या भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वानों को रखते हैं तो वह किस प्रकार से रस की अनुभूति की है, तो उसमें रस की कैसे अनुभूति होती है। तो जब हम किसी साहित्यकार की कोई रचनाओं को पढ़ते हैं तब हमें उसे पढ़कर जो एक हमें अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भावा अनुभूति हम कहते हैं। तो उसमें हमें शास्त्रीय और आधुनिक दोनों प्रणाली का प्रयोग हम इस पर भावा अनुसंधान में हम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि विचारात्मक अनुसंधान क्या होता है। इस पर हम देख सकते हैं कि प्राचीन जो काव्य शास्त्रों में या शास्त्र अनुसंधान में कहा गया है कि आधुनिक युग में साहित्य के संदर्भ में अनेक विचार ग्रंथ प्रचलित है। तो विचारधाराओं में एक और तो काव्य की रचना तत्वों का आकलन किया जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं तो समकालीन परिदृश्य को भी उसका अंग बनाया गया है। तो समकालीन परिदृश्य में हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत किस प्रकार के समकालीन परिदृश्य आते हैं, तो जो प्रतीकवाद हो या बिंबवाद हो या यथार्थवाद हो या यति यथार्थवाद हो, पर मानवतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, तो ये सब परिवेश से जुड़ते हुए हमारे आधुनिक युग में जो विचारधाराओं का व्यापक महत्व है वह कहा जाता है कि वह हमारे विचारों से उत्पन्न हुए वाले वाद हैं जिस पर हम अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को व्यापक करते हैं। तो इस पर हमारे जैसे कि अनेक विषय आ जाते हैं, विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया। तो ये सब विचारों और सिद्धांतों का आकलन है जिस पर हम साहित्यिक कृतियों को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने विचारों को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अनेक जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र की समकालीन विचारधारा और साहित्य पुस्तकें हैं और डॉक्टर जगदीश गुप्त की जो नई कविता स्वरूप और समस्याएं हैं, तो ये विभिन्न जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इसका भी सहारा लेकर हम अनेक विचारधाराओं के साहित्यिक कृतियों को हम पढ़ के अपने ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे आती है चौथी कि प्रवृत्ति मूलक अनुसंधान क्या है। साहित्य में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, अनेक विधाएं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है। जैसे कि कविता में अगर हम देखते हैं तो हमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ऐसे प्रमुख सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। और हम अगर गद्य में देखते हैं तो उपन्यास में विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं कि कोई आंचलिकता के ऊपर है जिसमें गाँव परिवेश जिसका है, कोई जासूसी है, कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं, कोई सामाजिकता को लेकर लिखे गए, कोई राजनीतिक और समकालीन उपन्यासें भी आ जाती है जो आज हमारे आसपास घटित हो रही है, उसे भी हम एक उपन्यास के रूप में हम उस विषय को भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के विधाओं का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने नई कविता की प्रवृत्ति पर अत्यंत महत्वपूर्ण एक पुस्तक लिखी है जिसमें अनेक प्रकार की हमें कविताओं का विश्लेषण हमें इसमें प्राप्त होता है। वह आधुनिक युग के साहित्य के सृजन को अनेक आंदोलन के अनुसार लोगों तक अपनी प्रवृत्तियों को फैलाने का, पहुँचाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से अनेक जो हिंदी के लेखक या कविकार या लेखककार हुए अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नवीन दर्शन, एक नवीन विचारधारा के ओर अग्रसर या ले जाने का प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। फिर हमारा
पांचवा आता है कला अनुसंधान क्या होता है, कि किसी भी साहित्यिक कृति में अनुभूति के समान ही उसमें अभिव्यंजना होती है। तो हम कला अनुसंधान में देखते हैं कि शैलीगत अध्ययन के आधार पर किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला की विवेचना की जाती है, कि उस पर कला क्या होता है। तो कला अनुसंधान क्या होता है, इसका दूसरा नाम है साहित्य की अभिव्यंजना कला होती है। तो इस शब्द के अंतर्गत हम देखते हैं कि छंद हो गए, शैली हो गई, हमारी भाषा हो गई, अलंकार हो गए, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, कला अनुसंधान के अंतर्गत आ जाती है। कि कोई भी लेखक कवि कि किस पर वह उनकी भाषा शैली किस प्रकार से, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे हिंदी के जो केशव हैं, कठिन काव्य के प्रेत के रूप में माने गए हैं, वह सबसे श्रेष्ठ अलंकार कवि के रूप में माने गए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अलंकार का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, तो उस प्रकार से अभी के रचनाकारों में उतना अधिक हमें वह अलंकारों का प्रयोग आज नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लेखक कवि और रचनाकार और साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने किस प्रकार से छंद, अलंकार और शब्दों के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करने का काम किया है, कि उन्होंने किस प्रकार से अलंकारों के माध्यम से अपनी कविता को एक अद्भुत रस की प्राप्ति, लोगों को पढ़ के अनुभूति होती है। तो ये सब हमें कला अनुसंधान के अंतर्गत हमें दिखता है। तो हमें जैसे कि अनुसंधान में हम देख सकते हैं कि शैली विज्ञान को भी बहुत महत्व दिया गया है, कि हर कविता या लेखक को लिखने का ढंग अलग होता है, उसको समझाने का तरीका अलग होता है, तो वह अत्यंत उपयोगी होता है कि कला अनुसंधान किस प्रकार से हमारे साहित्य के लिए उपयोगी है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट भाषा अनुसंधान किसे कहते हैं। तो भाषा अनुसंधान क्या होता है, कि भाषा ही एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों और संप्रेषण के लिए, जैसे कि हम जानते हैं। तो साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है, तो शब्द का अत्यंत महत्व वहाँ पर दिया गया है, कि जो साहित्य रचना का मुख्य आधार होता है, कि भाषा का मुख्य तत्व ये होता है कि एक साहित्यिक कृति का प्रमुख भाषा का व्याकरण या भाषा शास्त्र अथवा अभिव्यंजना की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। भाषा के साथ बोली की भी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा अध्ययन को वर्णनात्मक और ऐतिहासिक दोनों प्रणाली में हम विभक्त करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा अनुसंधान स्वतंत्र होता है, कि किसी भी साहित्यकार की कृतियों में उसकी भाषा का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी दो कवियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से भाषा अनुसंधान, शास्त्र अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध होता है। तो किसी भी साहित्यकार की भाषा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित होता है। किसी भी अगर हमें कोई कवि या रचना का, तो हम वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन भी उनकी भाषाओं का हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें हिंदी साहित्य में सूर, तुलसी, कवि, अनेक हमारे जो प्रचलित हमारे कवि रचनाकार हैं, उन पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि उनकी भाषा शैली किस प्रकार से है। जैसे मुक्तिबोध की भाषा किस प्रकार से विशिष्ट है, और कबीर की भाषा, उनके दोहे तो आज भी हमारे आधुनिक जीवन में आज भी प्रचलन में चलते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज अनुसंधान के प्रकार को हमने देखा है। फिर कल मैं इसी पर अपने विचार आगे और रखूँगी। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।